हेलो बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का लेक्चर नंबर 2। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया है, जिसके अंदर हमने सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है कि भाई एक सेल होता क्या है, कैसे वह एक ऑर्गेनिज्म को बना रहा है। फिर उसके बाद हमने उसके नेक्स्ट टॉपिक को देखा क्या कि भाई जो यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है, इनके बीच में क्या डिफरेंस है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में क्या डिफरेंस है। क्लियर है इतना। आज हम हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सेल की बेसिक जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है उसको देखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स को देखेंगे जो हर सेल में मिलते हैं, जैसे कि क्या, सेल मेम्ब्रेन, ठीक, और न्यूक्लियस जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ द सेल, जो हर यूकैरियोट में आपको देखने को मिलेगा। तो हम उसको भी यहाँ पे आज कंप्लीट करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम सेल वॉल की बात करेंगे। ठीक, तो चलो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल की। अब देखो, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि हमारा जो सेल है, ठीक है, यानी कि सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है, उसके अंदर जितने भी उसके पार्ट्स हैं हम कह दें या फिर ऑर्गेनेल्स हैं, वो कैसे अरेंज्ड है। अब देखो, अगर हम बात करें सेल की, तो सेल के पास सबसे पहली चीज़ क्या होती है, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम की बात करें, इस डायग्राम में देखो, यहाँ सबसे बाहर क्या है, ये एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, इसको हम ब्लैक इससे ले लेते हैं। ये क्या है, हमारे पास एक मेम्ब्रेन है जो सेल को कवर कर रही है। क्या कहा हमने इसको हमने कह दिया सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इतना आपको क्लियर हुआ। ठीक, क्लियर इतना। सबसे बाहर कौन होती है, सेल मेम्ब्रेन। तो चलो अब सेल मेम्ब्रेन को हम स्टार्ट करते हैं। अब अगर हम सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो देखो, सेल मेम्ब्रेन का एक और नाम है क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसको इस तरह से समझना है, सेल मेम्ब्रेन इक्वल्स टू बलून। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन को किससे कंपेयर कर दिया हमने, एक बलून से। अब इमेजिन करो आपके पास एक बलून है। ठीक है, अब भाई जो बलून की जो बाहर की वॉल है, ठीक है, उसको आप कह दो क्या, मेम्ब्रेन। ठीक, अब भाई अगर हम उस बलून की वॉल को देखें, अगर हम उसको प्रेस करेंगे वो आसानी से प्रेस हो जाएगी। यानी क्या है भाई, बलून की वॉल कैसी है, फ्लेक्सिबल है। उस तरह हम भी कह सकते हैं हमारी जो सेल वॉल है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट क्या, आप ऐसा करो, उस बलून के अंदर पानी भर दो और बलून को बंद कर दो। अब क्या होगा कि भाई जो बलून की वॉल थी उसके अंदर के पानी को उसी में रख रही है, बाहर नहीं जाने दे रही, यानी कि उसके कंटेंट को क्या कर रही है, होल्ड कर रही है। सेम चीज़ हमारी सेल मेम्ब्रेन भी करती है, वो सेल के अंदर के कंटेंट को सेल के अंदर होल्ड करके रखती है। दूसरा क्या कि भाई हमारे सेल को एक शेप प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, अगर मान लो आप वो बलून की जो वॉल थी उसको बर्स्ट कर दो, ठीक है, तोड़ दो, तो क्या होगा, कंटेंट बाहर आ जाएगा, सारा जो स्ट्रक्चर है बिगड़ जाएगा। क्लियर है इतना। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, हम यहाँ पे एक शीट ले लेते हैं, ज़रूरत नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम सबसे पहले किसको देखने जा रहे हैं, हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर किसे, सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, और इसका एक और नाम क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है। फिर इसके बाद हम देखेंगे सेल वॉल, और फिर नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर न्यूक्लियस। इतना क्लियर है। ठीक, अब चलो हम स्टार्ट करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैंने आपको बताया कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी है, कंपेयर कर दो किससे, बलून से। अब भाई बलून की वॉल कैसी होती है, थिन होती है, इलास्टिक होगी और फ्लेक्सिबल होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये कैसी होगी, भाई ये थिन होगी, फ्लेक्सिबल होगी और इलास्टिक होगी। क्लियर इतना। फिर नेक्स्ट, भाई बलून तो नॉन लिविंग है, चलो उसकी बात नहीं करते, पर सेल क्या है, लिविंग है ना, तो ये मेम्ब्रेन भी कैसी होगी, लिविंग होगी। और फिर हमारे सेल की सबसे बाहर की कवरिंग भी क्या है, सेल मेम्ब्रेन। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग। क्लियर इतना। फिर मैंने कहा था कि भाई बलून के अंदर पानी भर दो, कंटेंट को होल्ड करके रखेगा, तो हमारी सेल मेम्ब्रेन भी क्या कर रही है, कंटेंट को होल्ड करके रखेगी। तो मैं लिख सकते हैं होल्ड दी कंटेंट ऑफ सेल। क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट मैंने कहा था कि भाई उसके अंदर जो कंटेंट है उसको शेप दे रहा है, तो उसी तरह ये भी क्या प्रोवाइड कर रही है, शेप कर रही है, प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप। भाई यहाँ तक कि एक भी पॉइंट में डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, सिंपल सा आपको कंपेयर करना है बलून से, जो आपको बलून में समझ में आए वो इधर लिख दो। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखना कि बलून नॉन लिविंग है, हमारा सेल लिविंग है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या, अब देखो बलून
को अब बस यहाँ तक रखो, इसके आगे बलून को नहीं लेके जाना, ठीक है। क्या कि भाई बलून फ्लेक्सिबल था, हमारी मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। बलून क्या था, जैसे कि मानो हमारा जो सेल है उसकी आउटरमोस्ट कवरिंग क्या है, सेल वॉल या फिर सॉरी सेल मेम्ब्रेन, ये भी क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या, कंटेंट को होल्ड कर रही है। फिर उसके बाद हमने क्या कहा, भाई शेप भी प्रोवाइड करी, इतना क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद हम बलून की बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम कह रहे हैं कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कैसी है, लिविंग है। तो क्या करती है, सेल के बाहर से कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है और कुछ को बाहर जाने देती है, ठीक है। मैंने क्या कहा, कुछ को अंदर आने देती है और कुछ को बाहर जाने देती है, यानी कि सबको आने नहीं देती। तो हम कह सकते हैं कि भाई ये क्या करे, एक तो मूवमेंट कराने में हेल्प कर रही है, ठीक है। मूवमेंट तो ये करवा रही चीज़ों का अंदर से बाहर, पर ये कुछ चीज़ों को आने दे रही है और कुछ चीज़ों को नहीं आने दे रही। तो क्या भाई, सेलेक्ट कर रही है किसी ना किसी को। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ सम मटीरियल बिकॉज इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। इस पर क्वेश्चन आता है, ठीक है। इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि हाउ सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल, ठीक है। तो आप इसमें सिंपल सा बता सकते हो कि भाई कुछ चीज़ों को अलाउ करता है, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करता, ठीक है। इसीलिए क्या है, सेलेक्टिवली परमिएबल। फिर नेक्स्ट हम कह सकते हैं, भाई मैंने आपको बताया था, पहला वाला लेक्चर याद करो, फैक्ट्री की दीवारें किससे बनी थी, ब्रिक से, ठीक है। उसी तरह हमारी सेल मेम्ब्रेन किससे बनी है, लिपिड से। तो हम कह सकते हैं कंपोज्ड ऑफ लिपिड। क्लियर है इतना। अब देखो यहाँ पे जब हम कह रहे हैं कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसी है, फ्लेक्सिबल है। अब फ्लेक्सिबल होने से इसके पास क्या है कि भाई ये बाहर पड़ा जो खाना होता है उसको एंगल्फ कर सकता है। आपको एग्जांपल दिया गया अमीबा। अब देखो हम यहाँ पे एक अमीबा बनाते हैं, ठीक है। हमने मानो ये एक अमीबा बनाया, ठीक है, और यहाँ पे पड़ा हुआ है अमीबा का खाना। क्लियर, अमीबा बना दिया, बाहर पड़ा है क्या, अमीबा का खाना। अब मैंने आपको बताया था अमीबा कैसा है, ऑर्गेनिज्म, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि भाई एक सिंगल सेल है। और भाई सेल है तो बाहर की मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब देखो ये क्या करेगा, बाहर जो खाना पड़ा है उसकी तरफ अपनी इस मेम्ब्रेन का ये एक्सटेंशन करेगा, ठीक है। और फिर धीरे धीरे एक्सटेंड करते हुए ये मेम्ब्रेन एक दूसरे से जुड़ जाएगी, ठीक है। और खाना कहाँ आ चुका है, खाना आ चुका है अंदर, ठीक है। खाना किधर आ चुका है, अंदर। तो इसने बाहर पड़े खाने को एंगल्फ कर लिया, यानी कि अपने अंदर ले लिया, किससे, अपनी मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से। तो भाई इसने ना सूडोपोडिया बनाया। सूडोपोडिया यानी कि फीट लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सॉरी फीट लाइक स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर इसने क्या बनाई है, इसने बनाया यहाँ पर सूडोपोडिया। अब सूडो का मतलब होता है देखो फोल्स, और पोडिया का मतलब होता है फीट, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या, फोल्स फीट। अब इसने फोल्स फीट तो बना लिया, और खाने को कहाँ ले आया, खाने को ले आया ये अंदर, ठीक है। ये आ चुका खाना। अब इस खाने का यहाँ पे डाइजेशन होगा, ठीक है, डाइजेशन होगा, एसिमिलेशन होगा, फिर इसको बाहर फेंक देंगे। पर यहाँ मेन चीज़ क्या, इसने फूड को एंगल्फ किया, किससे किया, सूडोपोडिया से, और खाने को अपने अंदर ले आया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि फ्लेक्सिबिलिटी enable the cell to engulf। engulf का मतलब क्या कि भाई किसी चीज़ को पकड़ के अपने अंदर ले लेना, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई एंगल्फ कर रहा है कौन, एमीबा, ठीक है। किसको कर रहा है, फूड मटेरियल को। कहाँ से कर रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। कहाँ लेके आ रहा है, इंटरनल एनवायरनमेंट में। क्यों लेके आ रहा है, भाई खाना है, खाने के लिए लेके आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि लिख दो एंगल्फ है, ठीक है। एंगल्फ किसको कर रहा है, फूड को या फिर किसी मटेरियल को। कहाँ से, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। क्लियर है। और भाई ये जो प्रोसेस है ना बाहर से किसी चीज को अपने अंदर लेने की, ठीक है, इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस, कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। क्लियर हो गया इतना, ठीक। और एग्जाम्पल क्या दोगे इसके अंदर, एग्जाम्पल में दोगे अमीबा। और अमीबा ने किससे किया, ये सूडोपोडिया से।
इतना क्लियर है? ठीक। सबसे पहले क्या भाई, हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन कैसी है, थिन है, फ्लेक्सिबल है और इलास्टिक है। लिविंग है या डेड है? लिविंग है। क्लियर इतना? फिर उसके बाद भाई आउटर मोस्ट कवरिंग है हमारे सेल की। फिर नेक्स्ट क्या, अगर ये आउटर मोस्ट कवरिंग है तो क्या कर रही है, हमारे अंदर के जितना भी कंटेंट है उसको होल्ड करके रख रही है। हमारी जो सेल है उसको क्या प्रोवाइड कर रही है, शेप प्रोवाइड कर रही है। क्लियर इतना? फिर उसके बाद क्या कि भाई ये चीज़ों की मूवमेंट करा रही है, बाहर के एनवायरनमेंट से अंदर के एनवायरनमेंट है, अंदर के एनवायरनमेंट से बाहर के एनवायरनमेंट में। ठीक है, पर क्या हर किसी की करा रही है? नहीं। तो कैसी हो गई है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक। फिर उसके बाद हमने कहा किससे बनी है, ये बनी है लिपिड से। क्लियर इतना? फिर हमने यहाँ पे बात की किसकी, कि ये चीज़ों को भाई एंगल्फ करने में हेल्प करती है। फ्लेक्सिबल होने की वजह से चीज़ों को क्या कर सकती है, एंगल्फ कर सकती है, यानी कि चीज़ों को अपने अंदर ले सकती है। प्रोसेस क्या थी, एंडोसाइटोसिस। क्लियर? किस में देखा, अमीबा में। अमीबा ने क्या बनाया, सूडोपोडिया, और बाहर से चीज़ों को अपने अंदर ले लिया। भाई यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम ईजी सा टॉपिक है। ठीक। फिर नेक्स्ट हम इसमें आगे चलते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ना, ये जगह के हिसाब से खुद को मॉडिफाई भी कर लेती है। जैसे कि मानो ये हमारी इंटेस्टाइन है, ठीक है, अब इंटेस्टाइन में हमारी जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है खुद को इस तरह के स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेती है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स के अंदर कन्वर्ट कर लेगी। इनको हम कहेंगे माइक्रोविलाई। अब देखो माइक्रोविलाई क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। पहली चीज़ तो ये कैसे प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक। अब ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। अब जैसे सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन इजीली हो पाएगा। ठीक है, आपने जो कुछ खाया है उसका एब्जॉर्प्शन आसानी से करने के लिए, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा दिया गया। क्लियर है इतना? अब भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के तो बहुत सारे फंक्शन है, ठीक है, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट निकल के आता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी कि चीज़ों का अंदर से बाहर ट्रांसपोर्ट करना। अब हम यहाँ पे अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दो टर्म्स हमारे पास आती, क्या, एक हो गया हमारे पास डिफ्यूजन और एक हो गया हमारे पास ऑस्मोसिस। ठीक है, अब ये जो टर्म्स है ना, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगी। ठीक, पर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देख रहे हैं, इससे आपका काम हो जाएगा। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर दोनों की डेफिनेशन की बात करूँ, पहले दोनों की मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो देखो डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। सिंपल सा, कि जहाँ पर किसी चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा थी वो हाई से लो की तरफ शिफ्ट हो गई। ठीक है, यानी कि क्या हुआ, उसका ट्रांसफ़र हुआ। इसी को हम क्या कह रहे हैं, डिफ्यूजन। क्लियर? हाई से लो क्या हो गया, डिफ्यूजन। फिर नेक्स्ट आता है क्या, ऑस्मोसिस। अब देखो ऑस्मोसिस में भी क्या हो रहा है, ट्रांसफर फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, बीच में डाल दी एक मेम्ब्रेन। ठीक है, डिफ्यूजन में क्या था, हाई से लो में आ रहे हैं। ठीक, ऑस्मोसिस में भी क्या है, हाई से लो में आ रहा है, पर बीच में क्या डाल दिया हमने, एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, यानी कि अभी मेम्ब्रेन डिसाइड करेगी किसको जाने देना है, किसको नहीं जाने देना। क्लियर है इतना? तो चलो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, स्पॉन्टेनियस movement of a molecule from higher concentration to lower concentration. ठीक, from a higher concentration to lower concentration. क्लियर इतना? यानी कि यहाँ पर भाई मेम्ब्रेन की हमने बात करी नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम इधर कह सकते हैं ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, ऑस्मोसिस में भी मूवमेंट हो रहा है, कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। पर क्या यहाँ मेम्ब्रेन है, हाँ भाई मेम्ब्रेन यहाँ पर है। तो हम यहाँ लिख देंगे क्या, मूवमेंट ऑफ वाटर। भाई याद रखना, डिफ्यूजन में हमने कहा मॉलिक्यूल या फिर सब्सटेंस, पर ऑस्मोसिस में जब बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ वाटर की बात करेंगे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर concentration to lower concentration। कोई डाउट है दोनों में? नहीं है? ठीक है, थ्रू अ permeable through a semi permeable membrane। क्लियर है? ये हमारे पास दोनों की डेफिनेशन हो गई।
अब डिफ्यूजन में तो देखो हम सब्सटेंस कह रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास लिक्विड्स भी होंगे, सॉलिड भी होंगी और गैसेस भी होंगी। तो हमको ये देखना है कि किसके अंदर डिफ्यूजन ज़्यादा होता है, ठीक है, यानी कि किसके अंदर डिफ्यूजन आसानी से हो जाता है। तो हम यहाँ पे बात करें अगर क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन, तो देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन में मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि भाई सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन जो है, यानी कि आसानी से डिफ्यूजन किसका होता है, गैसेस का। गैसेस के बाद आते हैं लिक्विड, और लिक्विड के बाद कहीं आते हैं सॉलिड। भाई इतना को हार्ड नहीं है, ठीक है, एकदम इजी सा है कि गैसेस जो है आसानी से डिफ्यूजन कर जाती है, लिक्विड्स उससे थोड़ा कम, और सॉलिड सबसे कम। क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट है कि भाई डिफ्यूजन को और कौन करता है। डिफ्यूजन को बेसिकली जो स्मॉल साइज सब्सटेंस होता है, जैसे कि आपके पास आयंस हो गए, ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शॉर्ट बाय स्मॉल साइज सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल क्या है आपके पास, एग्जाम्पल हो गया आयंस, मॉलिक्यूल्स और CO2, ठीक है, गैसेस। क्लियर। अब भाई जो CO2 है ना, बेसिकली मानो आपका सेल है, सेल के अंदर रिएक्शंस चलती है, जब रिएक्शन चलती है तो वेस्ट भी बनता है। अब सेल के अंदर वेस्ट क्या होता है, CO2। तो भाई CO2 का कंसंट्रेशन आपके सेल के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगर हम ब्लड से कंपेयर करें तो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, यानी कि सेल से किधर मूव करेगी, सेल के बाहर, ठीक है। और कौन से प्रोसेस से कर रही है, डिफ्यूजन से। क्वेश्चन दिया हुआ है अभी आगे, क्वेश्चन वो देखेंगे हम। तो हम यहाँ लिख सकते हैं CO2 लीव्स द सेल थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, CO2 leaves the cell through diffusion। क्लियर है बेटा, एकदम इजी सा चल रहा है, ठीक है, एकदम इजी पढ़ाएंगे, एकदम इजी पढ़ना है, और ठीक है 9th क्लास है, कुछ इतना लोड लेके नहीं चलना, ठीक। क्लियर हो गया इतना। क्या भाई डिफ्यूजन में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। सबसे ज़्यादा डिफ्यूजन किसके अंदर, गैसेस के अंदर, उससे कम लिक्विड, उससे कम सॉलिड, ठीक है। फिर उसके बाद कौन कौन शो करता है, भाई स्मॉल सब्सटेंसेस करते हैं, ठीक है, स्मॉल साइज के सब्सटेंसेस, जैसे कि आयंस हो गए, मॉलिक्यूल्स हो गए और CO2। CO2 सेल को छोड़ती है कौन सी प्रोसेस से, डिफ्यूजन की प्रोसेस से। क्लियर है इतना। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोसिस की, ठीक है, जो कि हमको थोड़ा यहाँ पे डिटेल में देखना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है किसका, सिर्फ वाटर का। कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। बीच में कौन है, एक मेम्ब्रेन, ठीक है इतना। क्लियर। अब चलो आगे चलते हैं हम ऑस्मोसिस में। अब देखो बेटा, ऑस्मोसिस में कुछ टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, जैसे कि एंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, जैसे कि हमने यहाँ लिखा एंडो ऑस्मोसिस। अब देखो ऑस्मोसिस का मतलब तो आपको पता है, चीज़ों का मूवमेंट, ठीक है, किसका, वाटर का, हायर से लोअर कंसंट्रेशन। पर यहाँ जब मैं कह रहा हूँ क्या, एंडो, एंडो का मतलब होता है इन, यानी कि कोई भी चीज़ सेल के अंदर आ रही है, बाहर से अंदर आना क्या हो गया, एंडो ऑस्मोसिस, ठीक है। यानी कि जब सेल के अंदर बाहर से पानी आएगा तो क्या कह रहे हैं, एंडो ऑस्मोसिस। और जब सेल के अंदर से बाहर जाएगा तो क्या कह देंगे, एक्सो ऑस्मोसिस। क्लियर इतना। तो हम यहाँ लिख देते हैं एंडोसिस में क्या है, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल। क्लियर इतना। एंडोऑस्मोसिस के अंदर क्या है भाई, जो पानी है बाहर से सेल के अंदर आ रहा है। फिर वही हम बात करें किसकी, यहाँ पर एक्सो ऑस्मोसिस। अब एक्सो ऑस्मोसिस में क्या है कि भाई जो पानी है, ठीक है, वो कहाँ जा रहा है, बाहर। तो हम कह सकते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सराउंडिंग, इन द सराउंडिंग, या फिर आप लिख सकते हो आउट ऑफ द सेल। क्लियर इतना। अब चलो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म्स दी हुई है ऑस्मोसिस के अंदर, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैं यहाँ पे सिंपल से बस दो पॉइंट लिखूंगा दोनों के अंदर, ठीक। आपको भी लिखना है भाई, देखो नोट्स अपने एकदम प्रॉपर बनाना, ताकि जब एंड में एग्जाम है, ठीक है, तो भाई ये नोट्स ही है। आप ये पूरे 1-1 घंटे का लेक्चर नहीं देख सकते, ना ही आधे घंटे का लेक्चर देख सकते हो।
नोट्स को बस रिवाइज़ करो, हर हफ्ते रिवाइज़ करो। रिवाइज़ करने से आपको हर चीज़ ढंग से याद रहेगी, ठीक है। अब हम हमारे टॉपिक पे आते हैं, क्या कि भाई जो ऑस्मोसिस है उसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। यानी कि ऑस्मोसिस के लिए आप डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशन ले रहे हो। ये मानो आपने 3 गिलास लिए, ठीक है। एक गिलास के अंदर आपने बहुत ज़्यादा शक्कर डाल दी, एक गिलास आपने नॉर्मल रखा, ठीक है, और एक गिलास में आपने मान लो, चलो इसको कर ही लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना। हाइपोटोनिक में क्या है, अब देखो हमने यहाँ पे बात की किसकी, सॉल्यूशन की। अब देखो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन तब बनता है जब आप सॉल्यूट के अंदर सॉल्वेंट को ऐड करो, ठीक है। अब सॉल्यूट कौन होता है, जो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में हो। सॉल्वेंट कौन होता है, जो हमेशा लार्ज क्वांटिटी में हो। अब एग्जांपल ऐसे लो कि आपके पास एक गिलास पानी है, ठीक है, और एक चम्मच शक्कर है, ठीक है। एक गिलास पानी और एक चम्मच शक्कर। अब ये जो एक चम्मच शक्कर है इसकी क्वांटिटी क्या है, लेस है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, सॉल्यूट। और जो आपके पास एक गिलास पानी है वो क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। और सॉल्यूट क्या होता है, लेस क्वांटिटी, और सॉल्वेंट क्या होता है, लार्ज क्वांटिटी। क्लियर बेटा इतना, ठीक है। अब चलो ऊपर वाले पे आते हैं। अब अगर मैं हाइपोटोनिक की बात करूं, क्या, अगर मैं यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करूं तो क्या है, यहाँ पे हम एक लिखते हैं सॉल्यूट, और इधर हम कर देते हैं सॉल्वेंट। इधर भी हम लिखेंगे सॉल्यूट, इधर भी हम लिखेंगे सॉल्वेंट, इधर भी हम लिखेंगे क्या, सॉल्यूट, और इधर लिखेंगे हम सॉल्वेंट। अब देखो बीच से स्टार्ट करते हैं। आइसोटोनिक कंडीशन में क्या है कि मानो आपने ये एक ग्लास लिया, ठीक है, ये आपने क्या ले लिया, एक ग्लास ले लिया, ग्लास के अंदर ये है पानी, ठीक है, ग्लास के अंदर क्या है, ये पानी, और आपने यहाँ पर डाल दिया एक रेजिन, ठीक है, आपने यहाँ पे जो किशमिश होता है उसको यहाँ पे डाल दिया। अब क्या हो रहा है कि भाई जितना पानी सेल के अंदर जा रहा है उतना ही सेल के बाहर आ रहा है, यानी कि पानी क्या है, कांस्टेंट लेवल पे चल रहा है, यानी कि जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर, यानी क्या आ चुका है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये कंडीशन क्या है भाई, इक्वल है, इक्विलिब्रियम आ गया। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे सेल के अंदर पानी जा भी रहा है उतना ही पानी बाहर भी आ रहा है, ठीक है, यानी कि एक कांस्टेंट कंडीशन चल रही है, यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, रिमेन सेम। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन में जब आप किसी को भी डालोगे, किसी भी सेल को, तो उसके अंदर पानी आएगा भी, बाहर भी जाएगा, सेल का साइज उतना रहना है, ठीक है, सेल का साइज कम या ज़्यादा नहीं होना। फिर नेक्स्ट ले लिया हमने हाइपोटोनिक। अब देखो हाइपोटोनिक में क्या होता है, आपके पास यहाँ पर सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा रहेगा सॉल्यूट से, ठीक है। तो मान लो यहाँ पर ये जो ये आपके पास वही एक ग्लास है, ठीक है, इसमें आपने एक रेजिन डाला हुआ है, ठीक है। अब इस ग्लास में पानी तो है, ठीक है, और आपने एक चम्मच शक्कर डाल दी, यानी कि अभी भी क्या है भाई, सॉल्वेंट ज़्यादा है और जो सॉल्यूट है वो कम है। तो इस केस में क्या होगा कि आपके पास जो क्या कहते हैं, जो रेजिन था वो फूल जाएगा, ठीक है, यानी कि स्वेल कर जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो चुका है, सॉलन हो चुका है, ठीक है, यानी कि जो आपका रेजिन था वो फूल गया। क्लियर। अब भाई एक जगह अगर कांस्टेंट है, एक जगह फूल गया, तो एक जगह क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट में कहेंगे कि यहाँ पे आपके पास सॉल्यूट ज़्यादा है। अब भाई इसी सॉल्यूशन के अंदर 3-4 चम्मच शक्कर डाल दो, ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा क्या कर दो, सॉल्यूट कर दो। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपके पास जो रेजिन है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या हो चुका है, श्रिंकेज। क्लियर है भाई इतना, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आइसोटोनिक में क्या कंडीशन सेम, जैसा किशमिश डाला वैसा का वैसा, ठीक है। फिर हाइपोटोनिक में क्या कि भाई जो आपका किशमिश था वो स्वेल कर गया, ठीक है, यानी कि फूल गया। इस कंडीशन में क्या था, सॉल्वेंट ज़्यादा था और सॉल्यूट कम था, ठीक। फिर नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक का मतलब क्या, सॉल्यूट ज़्यादा और सॉल्वेंट कम। क्लियर है इतना। चलो अब भाई यहाँ पर एक चीज़ है कि जो सेल है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस से, ठीक है। तो सेल एब्जॉर्ब वाटर थ्रू
ऑस्मोसिस, इतना क्लियर है। फिर भाई ये जो सेल के अंदर पानी जा रहा है, सेल से बाहर पानी आ रहा है, ये कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब तक जो कंडीशन है इक्विलिब्रियम पे ना आ जाए, यानी कि आइसोटोनिक कंडीशन ना आ जाए, ठीक। तो हम यहाँ कह सकते हैं प्रोसेस लास्ट अप टू इक्विलिब्रियम। फिर भाई एक को यहाँ पर और टॉपिक आता है, ठीक है, या फिर एक पॉइंट आता है, क्या यहाँ पर जो ट्रांसफ़र हो रहा है वाटर का, इसमें एनर्जी लगती है या नहीं? तो यहाँ पे सिंपल सा आंसर है, एनर्जी नहीं लगती। ये बेसिकली पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। देखो दो टाइप के ट्रांसपोर्ट, एक एक्टिव और एक पैसिव। एक्टिव यानी कि एक्टिव में एनर्जी लगेगी, पैसिव यानी कि कोई एनर्जी नहीं लग रही। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ पे नो एनर्जी रिक्वायर्ड। क्लियर है? यहाँ पर आपके पास जो आपका टॉपिक है जिसका नाम है सेल मेम्ब्रेन, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। हमने सेल मेम्ब्रेन के कैरेक्टर देख लिए, हमने डिफ्यूजन देख लिया, ऑस्मोसिस देख लिया, ऑस्मोसिस की 3 कंडीशन यानी कि तीनों टाइप के सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिए। अब चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई क्वेश्चन आ चुका है, हाउ डू सब्सटेंस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। अब देखो बेटा, CO2 की तो हमने बात की, CO2 कैसे मूव करता है? ये मूव करता है डिफ्यूजन से, ठीक है। किससे मूव करता है? डिफ्यूजन से। और वहीं हम बात करें किसकी? वाटर की। वाटर किससे मूव करता है? ऑस्मोसिस से। अब दोनों को आप अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। इसने पूछा ना डिस्कस करो, तो हमने आगे डिस्कस कर लिया है, आप एक्सप्लेन करो। फिर नेक्स्ट है, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोल्ड अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। हाँ भाई क्यों कहते हैं? आ गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन क्यों कहा? क्योंकि ये कुछ चीज़ों को जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती। यानी कि क्या है ये? कुछ चीज़ों को सेल के अंदर अलाउ कर रही है और कुछ को नहीं कर रही। जैसे कि मान लो पॉइजन को सेल के अंदर नहीं जाने देगी, तो क्या किया इसने? उसको रेस्ट्रिक्ट किया। तो हम क्या कह सकते हैं? सेलेक्टिवली परमिएबल है, ठीक है, बिकॉज इट अलाउ सम मटीरियल और restrict some material or molecule which are harmful to cell। क्लियर हो गया इतना? ठीक। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो है क्या? सेल वॉल। अब देखो वापस लेक्चर 1 पे आते हैं। लेक्चर 1 पे हमने क्या देखा था? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में कौन थे? शिल्डन और श्वान ने क्या कहा था कि भाई जब मैंने प्लांट्स को देखा तो मेरे को उनके पास एक एक्स्ट्रा लेयर मिली, ठीक है, जिसको उसने क्या नाम दे दिया? सेल वॉल। और उसने कहा सेल वॉल किसका कैरेक्टर होता है? प्लांट्स का, ठीक है। क्लियर है इतना? तो भाई अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, सेल वॉल किस पे मिलेगी? प्लांट्स पे, ठीक है। अब सेल वॉल लिविंग होगी या नॉन लिविंग होगी? तो इसका सिंपल याद रखना है, नॉन लिविंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसके कैरेक्टर लिखते हैं कि भाई सेल वॉल पहले तो क्या प्लांट की लेयर है, तो भाई प्लांट ये तो टफ होते हैं, तो हम कह सकते हैं कैसी है? टफ है। चलो टफ नहीं, यहाँ पे हार्ड ही कर लेंगे हम, इसको लिख देते हैं नॉन लिविंग है। पहली चीज़ तो क्या? नॉन लिविंग है। दूसरी क्या है ये? भाई ये बहुत हार्ड है और रिजिड है। और अगर मैं प्लांट की बात कर रहा हूँ, फिर देखो प्लांट में क्या हो गया? ये थी उसकी सेल मेम्ब्रेन, और ये कौन आ गई बाहर? सेल वॉल। तो भाई प्लांट में आउटर मोस्ट कवरिंग कौन? सेल वॉल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हार्ड रिजिड आउटर मोस्ट कवरिंग इन प्लांट एंड फंजाई। क्लियर है इतना? अब देखो ये जो नॉन लिविंग है ना, तो ये किसी को रोकती नहीं है, ठीक है। जैसे कि हमारी सेल मेम्ब्रेन थी, वो परमिएबल क्या थी? सेलेक्टिवली परमिएबल थी, कुछ को रोक रही थी, कुछ को जाने दे रही थी, पर ये किसी को नहीं रोकती। ये कहती है भाई जिसको जाना है वो जाओ। तो ये क्या हो गया? फ्रीली परमिएबल। पर ऐसा भी नहीं कोई बड़ा मॉलिक्यूल है वो इसके आर पार चला जाएगा, नहीं, छोटे, एकदम छोटे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी थी? लिपिड की। तो ये किसकी बनी होगी? ये बनी होगी सेलुलोज की, मेड अप ऑफ
सेलुलोज, ठीक है। किसकी बनी है ये? सेलुलोज। और जो प्लांट्स के पास इतनी स्ट्रेंथ होती है ना, ठीक है, कि उसको अपन मार रहे हैं, ठीक है, पैर मार रहे हो, सिंग मार रहे हो, कोई गाय निकल गई सिंग मार गई, ठीक है, या फिर उसके ऊपर खुद को रगड़ने लग गए, तो क्या हो रहा है, प्लांट को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि भाई ये उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। और जो प्लांट एक जगह खड़े रहते हैं इतनी तेज आंधियाँ चलने के बाद भी, तो भी किस वजह से है? इस सेल वॉल की वजह से। तो हम लिख सकते हैं प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। क्लियर इतना? नॉन लिविंग है, हार्ड है और रिजिड है, प्लांट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग है, ये फ्रीली परमिएबल है, किसी को भी अंदर बाहर आने जाने देती है, बस भाई उसका साइज छोटा होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई बड़ा मॉलिक्यूल जाने की कोशिश कर रहा है प्लांट सेल के अंदर, नहीं जा पाएगा। फिर नेक्स्ट क्या है भाई, किसकी बनी है? सेलुलोज की। और प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रही है? स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। क्लियर इतना? अब यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस आते हैं, ठीक है, फंक्शन हम देख लेते हैं। अब देखो बेटा, फंक्शन में क्या है, ऐसा मानो कि आप तो आपके घर के अंदर हो, पर प्लांट्स कहाँ हैं? बाहर हैं। बाहर क्या है? पानी भी ज़्यादा है, ये मानो बारिश का टाइम है, पानी बहुत ज़्यादा है। अब क्या होगा, प्लांट के अंदर तो पानी कम, भाई बाहर से ज़्यादा तो नहीं हो सकता ना, तो प्लांट के अंदर क्या है? पानी कम है, और बाहर क्या है? पानी बहुत ज़्यादा। अब क्या होगा, बाहर से पानी अंदर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है, जा रहा है। ऐसे मानो ये बाहर से वाटर जो है अंदर आ रहा है, ठीक है, वाटर क्या हो रहा है? अंदर आ रहा है। अब भाई अंदर आता जाएगा तो सेल का साइज बढ़ता जाएगा, ठीक है, कि मानो सेल का साइज बढ़ रहा है। अब भाई सेल का साइज कब तक बढ़ेगा? जब तक वो सेल वॉल को टच ना करे। जैसे मानो सेल वॉल एक डिब्बा है, उसके अंदर एक और डिब्बा क्या है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन यानी कि अंदर वाले डिब्बे का साइज बढ़ रहा है। कब तक बढ़ेगा? जब तक वो बाहर के डिब्बे की साइज नहीं ले लेता। फिर उसके बाद का उसका साइज बढ़ सकता है क्या? नहीं बढ़ सकता। तो ये काम क्या कर रहा है भाई? सेल वॉल कर रहा है। एक टाइम तक सेल मेम्ब्रेन क्या होगा? फूलता जाएगा, और फिर सेल वॉल उसको दबा देगा, ठीक है, यानी कि उसको ज़्यादा फूलने नहीं देगा। अगर मानो ज़्यादा सेल मेम्ब्रेन फूल जाएगी तो सेल बर्स्ट हो सकता है, यानी कि फट सकता है। तो भाई इसका काम क्या है? हाइपोटोनिक कंडीशंस के अंदर जो सेल मेम्ब्रेन या फिर हम कहें सेल है उसको प्रोटेक्ट करना। किससे? बर्स्ट होने से, यानी कि फूटने से। क्लियर इतना? ये भाई एक डिब्बा कौन? सेल वॉल, उसके अंदर एक और डिब्बा कौन? सेल मेम्ब्रेन। अब इस अंदर वाले डिब्बे का साइज बढ़ता जा रहा है, अगर ज़्यादा बढ़ जाएगा तो फूट जाएगा। तो इसीलिए जो बाहर सेल वॉल थी वो इसको क्या करती है? अपनी हद में रखती है, अपनी जगह में रखती है, ठीक है, इतना क्लियर है? तो भाई हम यहाँ फंक्शन में क्या लिखेंगे? हम फंक्शन में यहाँ पर सिंपल सी चीज़ लिखेंगे, हेल्प सेल टू सर्वाइव इन कौन सी कंडीशन? हाइपोटोनिक कंडीशन। क्लियर इतना? फिर नेक्स्ट है कि भाई हमारे पास जो यहाँ पर एक काम करते हैं, हम डायग्राम थोड़ा अच्छा बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छा डायग्राम बनाएंगे हम यहाँ पे। अब देखो क्या है, हमारे पास जो बाहर ये सेल वॉल है इसके ऊपर कुछ पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, इसके पास क्या है? कुछ पोर प्रेजेंट है। तो पोर प्रेजेंट तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? पोरस लिख सकते हैं। तो मैं लिख देंगे भाई इसके पास क्या है? पोर्स है। इतना क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्या कि मानो आपके पास ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है, एक सेल, और फिर इधर कौन है? ये दूसरा सेल। और भाई दोनों के बाहर क्या है? यहाँ पर दोनों के बाहर यहाँ पर है ये सेल वॉल। अब देखो भाई क्या है, इस एक सेल को दूसरे सेल से करनी है बात, पर बाहर क्या है? एक एक्स्ट्रा दरवाजा, सॉरी, या फिर हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा दीवार है। अब वो दीवार इन दोनों को बात नहीं करने दे रही, पर भाई बात तो करना ज़रूरी है ना, ठीक है। अगर सेल एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो जो फंक्शंस है वो कैसे होंगे? नहीं हो पाएंगे। तो इस वजह से यहाँ पर बन जाता है एक ब्रिज, ठीक है, दोनों के बीच में क्या बन गया? एक ब्रिज बन गया। इस ब्रिज को हम कहते हैं साइटोप्लाज्मिक चैनल, ठीक है। भाई यहाँ पर क्या बन गया? यहाँ पर बन गया ये ब्रिज, ब्रिज बन गया, ठीक है। इस ब्रिज में क्या हो रहा है कि इस सेल का जो साइटोप्लाज्म है वो इससे कनेक्ट हो रहा है और इसका इससे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसी से इन दोनों के बीच में क्या हो रही है? बातचीत हो रही है। अब इस ब्रिज को हम कह देते हैं क्या?
डेस्माटा। क्लियर है भाई, इस ब्रिज को हमने क्या कह दिया, प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर। अब चलो आगे लिख लेते हैं। इट हैव नैरो पोर्स कॉल्ड पिट्स। ठीक है। अब भाई इसके पास क्या है, एक सेल से दूसरे सेल में बातचीत करनी है तो किसके जरिए होगी, प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए। क्या हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा कैसे बना कि भाई दोनों सेल थे, दोनों के जो साइटोप्लाज्म एक दूसरे से मिलकर एक ब्रिज बना दिया, उस ब्रिज को हम क्या कह रहे हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। क्लियर। तो हम यहाँ लिखेंगे फाइन स्ट्रैंड ऑफ साइटोप्लाज्म फॉर्म प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है, क्लियर इतना। और प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, दो सेल्स के बीच में कनेक्शन बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पर हमारे पास जो सेल वॉल है कंप्लीट हो चुकी है भाई, किस में मिल रही है, प्लांट्स में, एनिमल्स में एब्सेंट है, नॉन लिविंग है, ठीक है, फ्रीली परमिएबल है, क्लियर, हार्ड है और रिजिड है, सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या हमने यहाँ पे बात की, इसके फंक्शन की बात की कि भाई ये प्लांट को हाइपोटोनिक कंडीशन में सर्वाइव करने में हेल्प कर रहा है। इसमें क्या है, एक सेल से दूसरे सेल के बीच में एक चैनल बना है जिसको हमने क्या कह दिया, प्लाज्मोडेस्माटा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको लिख लो जल्दी से। अब हमारे पास नेक्स्ट आ गया यहाँ पर न्यूक्लियस। तो भाई न्यूक्लियस के लिए हम सिंपल सी एक चीज़ बोलेंगे, ये क्या है, ब्रेन ऑफ द सेल। ठीक है, हमारे जो सेल का ब्रेन है वो कौन है, न्यूक्लियस है। अब देखो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ढंग से देखना, यहीं से आपका न्यूक्लियस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला तो क्या कि भाई जो न्यूक्लियस है इसमें देखो एक मेम्ब्रेन ये, दूसरी मेम्ब्रेन ये, ठीक है, फिर एक मेम्ब्रेन ये, दूसरी मेम्ब्रेन ये, यानी कि न्यूक्लियस के पास कितनी मेम्ब्रेन होती है, दो। तो हम लिख सकते हैं न्यूक्लियस इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, न्यूक्लियस के पास कितनी मेम्ब्रेन है, दो। फिर नेक्स्ट हमने कहा भाई इन मेम्ब्रेन के बीच बीच में कुछ जगह है, यहाँ पर कुछ पोर बन रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर क्या है, कुछ होल्स वगैरह है। अब यहाँ पे होल्स क्यों है, ठीक है, हम इनको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर पोर कहते हैं। इनके बीच बीच में जो गैप है इसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियर पोर। अब न्यूक्लियर पोर क्या करते हैं, ये फैसिलिटेट करते हैं मूवमेंट को, यानी कि बाहर अगर कोई मॉलिक्यूल है न्यूक्लियस के तो इसके अंदर आ सकता है, अंदर जो बना है वो बाहर जा सकता है। क्लियर। फिर उसके बाद देखो यहाँ पर ये उलझा हुआ धागा दिख रहा है, ये उलझा हुआ धागा, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, क्रोमेटिन। ठीक है, क्या कह दिया इसको, क्रोमेटिन। और फिर जब ये उलझा हुआ धागा सुलझता है ना, एक बढ़िया सा शेप लेता है, उसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। क्लियर है। सबसे पहले क्या भाई, न्यूक्लियस है, ब्रेन ऑफ द सेल, कितनी मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन। ठीक है, इस मेम्ब्रेन के बीच बीच में क्या है, पोर्स है, क्या कह दिया, न्यूक्लियर पोर। क्या करता है, ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है, किन की, मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, कहाँ से कहाँ, बाहर साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में। ठीक है, इतना क्लियर है। फिर नेक्स्ट हमने कहा इसके अंदर एक उलझा हुआ धागा है जिसको हमने क्या कह दिया, क्रोमेटिन। क्लियर इतना। फिर जब क्रोमेटिन सुलझ जाता है या फिर मान लो एक बढ़िया सा कंडेंस स्ट्रक्चर बनाता है, उसको हमने क्या कहा, क्रोमोसोम। फिर एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है जिसकी कोई शेप नहीं है, उलझा हुआ पड़ा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसको हमने क्या कह दिया, न्यूक्लियोलस। क्लियर है भाई, कुछ नाम थे, ज़्यादा नहीं है। ये जो उलझा हुआ स्ट्रक्चर इसका नाम क्या है, न्यूक्लियोलस। अब चलो इसके लिए हम कुछ चीज़ें लिखते हैं। सबसे पहला क्या, ब्रेन ऑफ द सेल है, दूसरा क्या, डबल लेयर है, या फिर हम कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेन। इसके पास क्या है, बहुत सारे पोर्स है, हैव न्यूमरस पोर्स, जिसको हमने क्या कहा, न्यूक्लियो पोर। भाई यहाँ तक कोई डाउट है क्या, नहीं है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, जैसे कि देखो इधर ये आपको पीछे येलो येलो कलर का दिख रहा है कुछ फ्लूइड। ठीक है, यहाँ पीछे की साइड पे ये जो येलो कलर का फ्लूइड है, ठीक है, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर एक फ्लूइड भरा हुआ होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, एक फ्लूइड है, या फिर हम कह सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन है। इट हैव
लिक्विड सॉल्यूशन जिसका नाम क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्लियर हो गया, ठीक है। ये बेसिक बात थी किसकी, न्यूक्लियस की। अब भाई न्यूक्लियस के अंदर जो कुछ मिल रहा है उसके बारे में लिख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे कौन है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। सबसे पहले कौन आया, न्यूक्लियोलस। अब देखो न्यूक्लियोलस का मैंने आपको बता दिया, क्या इसके पास कोई फिक्स शेप है क्या, नहीं है। तो ये कैसा है, इरेगुलर शेप का है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इरेगुलर शेप स्ट्रक्चर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्या है भाई, न्यूक्लियोलस जो है ये राइबोसोम बनाता है, ठीक है। राइबोसोम क्या होता है अभी आगे आएगा, पर आपको सिंपल सा याद रखना है, न्यूक्लियोसोम किसका फॉर्मेशन करता है, राइबोसोम का, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, राइबोसोम फैक्ट्री, ऑल्सो नॉन एज राइबोसोम फैक्ट्री। क्लियर है, यहाँ पर इसके ये कहानी खत्म। फिर नेक्स्ट आ गया हमारे पास कौन, क्रोमेटिन। हमारी अभी बात की, क्रोमेटिन कैसा है, उलझा धागा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं टेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, टेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर है भाई, ये क्या है, एक उलझा हुआ धागा है जिसके पास सेल की सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। यानी कि सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस कैसे होनी है, सारी इंफॉर्मेशन इसके पास है। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या इंफॉर्मेशन जानी है, कैसे जानी है, जो नया ऑर्गेनिज्म बनेगा, फिर जो जनरेशन आएगी उसके पास कैसे कैरेक्टर्स रहेंगे, ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है, इस क्रोमेटिन के पास, ठीक है। ये बेसिकली डीएनए है, ठीक। तो मैं यहाँ लिख सकते हैं क्या, टेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक। जब ये कंडेंस होता है तो क्या बनाता है, ये बनाता है क्रोमोसोम। और भाई ये जो क्रोमोसोम है ये क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में किसको लेके जाते हैं, कैरेक्टर्स को, ठीक। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्रोमोसोम। और एक और चीज़ भाई, ये क्रोमोसोम कब बनेगा, जैसे अभी मान लो क्रोमेटिन है सेल के अंदर, ठीक है, और क्रोमेटिन ही क्रोमोसोम बना रहा है, पर क्वेश्चन आ जाता है कब, तो हम यहाँ लिख देंगे ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। भाई जब सेल डिवाइड करेगा ना तभी क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनेंगे, वरना नॉर्मल क्रोमेटिन फॉर्म में रहेगा। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम यहाँ पे लेंगे क्या, नेक्स्ट था हमारे पास क्रोमोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अरे क्रोमोसोम। क्लियर। तो भाई क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम के पास है इंफॉर्मेशन, कंटेन इन्फो, ठीक है, फॉर द इनहेरिटेंस। अब भाई इनहेरिटेंस का मतलब क्या, वही इंफॉर्मेशन को एक से दूसरी जनरेशन में लेके जाना, ठीक है। और इसी को हम क्या कहते हैं भाई, इंफॉर्मेशन को हम डीएनए कह देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया इतना। तो न्यूक्लियस के अंदर जो जो मिल रहा है हमने उसकी बात कर ली, क्लियर। फिर नेक्स्ट है हम यहाँ पे भाई न्यूक्लियस के कुछ फंक्शन लिख लेते हैं। चलो न्यूक्लियस के फंक्शन क्या क्या है भाई, न्यूक्लियस का पहला फंक्शन है कि हमारे सेल के जितने भी फंक्शंस है, ठीक है, उन सबको कंट्रोल कर रहा है। तो इसका फंक्शन क्या है, कंट्रोल फंक्शनिंग ऑफ सेल। तो हम लिख देते हैं कंट्रोल सेल रिएक्शंस और डेवलपमेंट एंड मैच्योरिटी। भाई चलो ये सारे काम तो ये कर रहा है, पर कैसे करेगा, कुछ केमिकल्स को रिलीज करके, बाय डायरेक्टिंग केमिकल एक्टिविटीज। क्लियर है कि भाई हमारे सेल के अंदर की रिएक्शंस, सेल का डेवलपमेंट और फिर उसके बाद क्या सेल की मैच्योरिटी, इन सबको कौन डिटरमाइन करता है, न्यूक्लियस। कैसे करता है, कुछ केमिकल्स की एक्टिविटी करवा के। फिर नेक्स्ट है
ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र हो रहा है उसको भी यही करवा रहा है, ठीक है। इट हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी of traits from parents to offspring या फिर नेक्स्ट जनरेशन। क्लियर है बेटा इतना। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका सेलुलर रिप्रोडक्शन में, ठीक है। यानी कि हम लिख सकते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन सेलुलर रिप्रोडक्शन। अब देखो सेलुलर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, ये आपके पास एक सेल है, ठीक है, ये आपके पास एक सेल है और ये सेल के अंदर है उसका न्यूक्लियस। तो देखो सबसे पहले जब सेल डिवाइड करता है तो उसका न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि जब सेल डिवाइड होगा सबसे पहले किसका डिवीजन स्टार्ट होता है, न्यूक्लियस का। जब न्यूक्लियस टूट के दो हो जाते हैं ना, उसके बाद आपका सेल डिवाइड होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल किसमें, सेलुलर रिप्रोडक्शन में। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आया है कि जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, तो देख लो भाई स्ट्रक्चर में कहीं पर भी हमको न्यूक्लियस नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस क्या है, कंपार्टमेंट ही एक तरह का। और हमने पहले ही वाले लेक्चर में देख लिया कि भाई कंपार्टमेंट तो प्रोकैरियोट्स में होते नहीं है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं नो न्यूक्लियस इज एब्सेंट। अच्छा चलो हमने कह दिया न्यूक्लियस एब्सेंट है, तो क्या उनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता? नहीं भाई, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये रहा उनका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये रहा उनका जेनेटिक मटेरियल। पर वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही घूम रहा है, उसके पास अपनी कोई कवरिंग यानी कि न्यूक्लियस नहीं है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को, या फिर हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स के डीएनए को, ठीक है, ऐसे डीएनए को हम क्या कह देंगे, न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, डीएनए हैविंग नो न्यूक्लियस, जो बाहर ही घूम रहा है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, न्यूक्लियोइड। क्लियर? और प्रोकैरियोट्स में क्या मिलता है, न्यूक्लियोइड हमको देखने को मिलता है। क्लियर है इतना? तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। लेक्चर 2 हमारा वैसे ही शायद 1 घंटे का हो चुका है, तो आप बस इसको देखो, उसके बाद एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओ, क्वेश्चंस लगाओ, और कोई भी डाउट होता है तो नीचे कमेंट में पूछ लो, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दूंगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम लेक्चर 3 के अंदर, तो जब तक के लिए बाय, थैंक यू।